नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रवीण बंसल और हम पढ़ रहे थे कक्षा 11वीं लेखा शास्त्र। आज हम अध्याय 10 वित्तीय विवरण का अगला भाग करेंगे। पिछले भाग में हमने देखा कोई भी फर्म अपने वित्तीय विवरण मतलब फाइनल अकाउंट्स बनाते हुए किस किस बात का ध्यान रखती है, जिसमें से सबसे खास बात थी कि कुछ प्रविष्टियां ऐसी हैं जो ट्रायल बैलेंस बन जाने के बाद आपके सामने आती हैं और उन एडजस्टमेंट्स को हमें अपने लाभ व हानि खाते या फिर तुलन पत्र में 2 बार जगह देनी होती है। ऐसी कुछ एडजस्टमेंट्स को हमने पिछले भाग में देखा। आज के भाग में हम इसी तरह की कुछ और एडजस्टमेंट्स सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि लाभ व हानि खाता उतने ही लाभ या हानि लिखता है जितने उस चालू वर्ष के लिए ड्यू होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उपार्जित आय। ऐसा भी हो सकता है कि आय से संबंधित कुछ मदें जैसे ऋण पर ब्याज, कमीशन, किराया आदि चालू लेखांकन वर्ष के दौरान अर्जित की गई हैं, परंतु वास्तव में चालू वर्ष के दौरान इनकी प्राप्ति नहीं हुई है। मतलब कुछ ऐसी इनकम जो इस चालू वर्ष में आपके लिए ड्यू तो हो गई है, मतलब उसका दिन तो आ गया है, परंतु आपने उनकी प्राप्ति नहीं की है। जैसा कि यदि मैं एक अध्यापक की तरह सोचूं, अगर मुझे किसी विद्यार्थी से 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12 महीने फीस आनी हो, तो वह 12,000 रुपये फीस आनी चाहिए। यह मुझे 1 साल के 12 महीनों में फीस प्राप्त होनी चाहिए, परंतु मुझे इसमें से केवल 10,000 रुपये ही प्राप्त होते हैं। इस साल के लिए फीस बनती तो 12,000 है, परंतु मुझे प्राप्ति सिर्फ 10,000 की ही हुई है। इसका मतलब 2,000 रुपये की आय है चालू वर्ष की और वह मुझे प्राप्त नहीं हुई है। इसका मतलब जो आय मुझे प्राप्त नहीं हुई है वह आय उपार्जित आय है। इसका मतलब इस आय पे मेरा हक है, मुझे इसे लोगों से अभी वसूल करना बाकी है। तो यह एक तरह की परिसंपत्ति मतलब एसेट भी हो जाएगा। तो देखते हैं इसकी रोज नामचे में प्रविष्टि किस प्रकार होती है। उपार्जित आय खाता डेबिट, मतलब क्योंकि यह एसेट है इसलिए यह हुआ डेबिट। और संबंधित आय खाता रेंट, फीस, कमीशन, किराया कुछ भी वह क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि वह आय इस ही साल की है। आप इसको एक और उदाहरण से समझिए। उदाहरण के लिए यह मान लेते हैं अंकित ने अपने सहयोगी व्यवसायी की मदद के लिए कुछ अन्य पक्षों को उनसे मिलवाया और इसके बदले में कमीशन प्राप्त किया। हमने कोई कमीशन की प्राप्ति की है। अंकित के तलपट में आप यह देखेंगे कि एक मद प्राप्त कमीशन की राशि 5,000 रुपये है। यह मान लिया जाता है कि 1,500 रुपये की कमीशन की राशि अभी भी सहयोगी व्यवसाय से प्राप्त होनी बाकी है। 5,000 रुपये की कमीशन आपके तलपट में दिख रही है और उदाहरण आपको कहता है कि 1,500 रुपये अभी आपको अपने सहयोगी व्यवसाय से प्राप्त करने अभी बाकी हैं। इससे प्रकट होता है कि उपार्जित कमीशन की आय 2004-05 के दौरान 6500 रुपये है
5,000 क्योंकि तलपट में कमीशन के नाम से पहले ही दिख रहे हैं, इसका मतलब वह तो वसूले जा चुके हैं, और 1500 आपने अभी और वसूलने हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको अभी 1500 और वसूलने हैं और 5,000 आप वसूल चुके। तो इस साल की जो आय है वह 6500 रुपये है। 5,000 जमा 1500। अंकित को समायोजन प्रविष्टि करने की आवश्यकता है, जो कि उपार्जित कमीशन पर यह प्रभाव निम्न प्रकार अभिलिखित करेगी। उपार्जित कमीशन खाता डेबिट, कमीशन खाता क्रेडिट। अब यहां पे ध्यान दीजिए, प्रविष्टि आपको साफ तौर पे बता रही है कि यह आपका एक एसेट है और तुलन पत्र की एसेट साइड पे यह जाके जुड़ जाएगा। और क्योंकि यह उपार्जित आय मतलब यह आय इस ही चालू वर्ष की है, तो इसे लाभ व हानि खाते में क्रेडिट में स्थान भी मिलना चाहिए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे यह प्लस कर दिया जाएगा। तो इस तरह उपार्जित आय की प्रविष्टि की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली एडजस्टमेंट को शुरू करते हैं, और इसका नाम है अग्रिम प्राप्त आय। जैसा कि नाम ही बता रहा है, अग्रिम प्राप्त मतलब आय की प्राप्ति पहले ही हो गई है, मतलब अगले वर्ष की आय इसी साल इसी वर्ष आपको प्राप्त हो गई है। देखते हैं पुस्तक इसको किस तरीके से परिभाषित करती है। कभी कभी कुछ निश्चित आय प्राप्त होती हैं, लेकिन समस्त राशि चालू अवधि से संबंधित नहीं होती है। ऐसी आय का वह भाग जो लेखांकन वर्ष से संबंधित होता है को अग्रिम प्राप्त आय या अनुमति आय कहते हैं। मतलब आय प्राप्त हो चुकी है लेकिन उसका ताल्लुक अगले वर्ष से है। अग्रिम आय का निम्न समायोजन प्रविष्टि द्वारा अभिलिखित करेंगे। संबंधित आय खाता नाम अग्रिम प्राप्त आय से, मतलब आपने संबंधित आय खाते को डेबिट किया, जैसे कि फीस अगले साल की आपने अभी ही प्राप्त कर ली। यह आय आपके लिए इस वर्ष की है नहीं। अगर यह इस वर्ष की आय नहीं है तो आपको अपनी आय को कम करना होगा। इसलिए संबंधित आय खाता नाम जो भी इनकम है उस इनकम खाते को डेबिट कीजिए। वैसे आमतौर पे इनकम क्रेडिट होती हैं, परंतु इस बार यह इनकम डेबिट करी गई क्योंकि हमें इनकम को घटाना है। इनकम को घटाने का अर्थ यह है कि इनकम इस साल की है ही नहीं, इसलिए इसको डेबिट किया गया। और उसके बाद अग्रिम प्राप्त आय, यह क्रेडिट किया गया क्योंकि यह अगले वर्ष की आय है और यह आपने अभी प्राप्त कर ली है। तो यह आपके लिए एक लायबिलिटी बन जाती है। यह आपके लिए एक तरह के लेनदार खड़े हो गए हैं। तो आप इसकी प्रविष्टि समझ लीजिए। पीएनएल मतलब लाभ व हानि खाता के क्रेडिट से इसको घटाया जाएगा। घटाया इसलिए जाएगा क्योंकि यह आय इस वर्ष की नहीं है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस लाभ व हानि खाते के क्रेडिट साइड से इसको हटाया जा रहा है। और क्योंकि यह आय अगले वर्ष की है तो आपको शायद यह वापस करनी पड़ जाए, क्योंकि आपका इस चालू वर्ष में इस आय से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए इसको लायबिलिटी में भी दिखाया जाएगा। यह तुलन पत्र के लायबिलिटी साइड पे दिखाई जाएगी। तो चलिए देखते हैं एक उदाहरण के द्वारा।
मान लीजिए 1 साल की 12 महीने की फीस 12,000 रुपये है, 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से। परंतु आपने जो रकम प्राप्ति करी वह करी 15,000, तो 12,000 तो इस साल के लिए बनते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इसको कैसे दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप 15,000 में से 3,000 घटा के दिखाएंगे, और ये जो बाकी के 3,000 हैं यह आपके लिए एक लायबिलिटी है। तो तुलन पत्र को बनाते हुए बैलेंस शीट में आप लायबिलिटी साइड पे इन 3,000 रुपये को ऐसे दिखाएंगे। तो यह हुई आपकी अगली एडजस्टमेंट। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पे नज़र होनी चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लाभ या हानि उतने ही दिखाए जाएंगे जितने 1 वर्ष के लिए वह ड्यू होते हैं। इससे ज़्यादा या इससे कम तुलन पत्र में एसेट या लायबिलिटी के रूप में दिखाई देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रविष्टि ह्रास, डेप्रिसिएशन। यह हम बहुत बार पहले चर्चा कर चुके हैं। अध्याय 7 से पुनः स्मरण करें कि ह्रास परिसंपत्तियों के प्रयोग तथा समय व्यतीत होने आदि के कारण मूल्य में होने वाली कमी से है। मतलब जो भी आपके फिक्स्ड एसेट हैं उनमें वक्त के साथ साथ और उनके उपयोग के साथ साथ कुछ कमी आती है। उस कमी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसका व्यवहार व्यापारिक व्यय के रूप में किया जाएगा और लाभ व हानि खाते के नाम पक्ष में लिखा जाएगा। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, एक खर्चा है, इसलिए इसे लाभ व हानि खाते की डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। और इसका प्रभाव यह होगा कि वह परिसंपत्ति जो व्यापार में लाभ कमाने के उद्देश्य से प्रयोग की जा रही है, उस परिसंपत्ति लागत की कुछ राशि का भाग अपलिखित किया जाएगा। मतलब जो भी परिसंपत्ति डेप्रिशिएट हुई है, जिसके मूल्य में गिरावट आई है, वह अपने तुलन पत्र में अपने मूल्य को कम होता दिखाई देगा। आप इस बात को एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए अंकित के तलपट में दर्शाया गया फर्नीचर 15,000 रुपये शेष है, और यह भी मान लेते हैं कि फर्नीचर पर 10% का ह्रास प्रति वर्ष लगाया जाएगा। तो देखिए इसकी प्रविष्टि लाभ व हानि खाते और तुलन पत्र में कैसे की जाती है। $15,000 का 10% 1,500 रुपये लाभ व हानि खाते में दर्शा दिए जाएंगे, और बैलेंस शीट में आप इस फर्नीचर को 15,000 में से 1,500 घटाने के बाद 13,500 रुपये दिखाएंगे। तो इस तरह ह्रास की आप प्रविष्टि अपने फाइनल अकाउंट्स में करते हैं, वित्तीय विवरण में। आप देखिए यहाँ पे यह है डेबिट साइड। यहाँ पे बोझ को आपने बढ़ा दिया। यह है एसेट। एसेट बढ़ता डेबिट से है, लेकिन आपने उसे घटा दिया। तो एक बार डेबिट का बढ़ना और दूसरी बार डेबिट का घटना, इसी को डबल एंट्री कहते हैं। और डबल एंट्री एक बार बढ़ी और एक बार घटी, तो इसका मतलब तुलन पत्र
जरूर मैच हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगली एडजस्टमेंट पे, जिसका नाम है डूबत ऋण। अंग्रेजी में हम इसे बैड डेट कहते हैं। डूबत ऋण से आशय ऐसी राशि से है जो कि एक फर्म अपने देनदारों से वसूल करने में असमर्थ है। चूंकि यह हानि से संबंधित है, अतः इसे डूबत ऋण कहा जाता है। डूबत ऋण को अभिलेखित करने की प्रविष्टि ऐसे होगी: डूबत ऋण खाता डेबिट, देनदार के खाते से बैड डेट अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। डूबत ऋण के डेबिट होने का अर्थ है यह एक एक्सपेंस है, तो यह P&L मतलब लाभ व हानि खाते के डेबिट में पहुंच जाएगा। देनदार के खाते से अर्थात आपके डेटर देनदार कम हो रहे हैं। देनदार क्योंकि एक एसेट है जो बढ़ते डेबिट से हैं और घटते क्रेडिट से हैं, इसलिए देनदार का खाता क्रेडिट किया गया। आइए देखते हैं कि यह खातों में किस तरह से दर्शाया जाता है। उदाहरण है, यदि देनदारों की राशि 15,500 रुपये है, अंकित के तलपट में डूबत ऋण का दर्शाया जाना यह सूचित करता है कि वर्ष के दौरान अंकित को डूबत ऋण के कारण हानि हुई जो लेखा पुस्तकों में पहले से ही अभिलिखित की गई है। अब यहाँ आप एक बात को बहुत अच्छे तरह से समझ लीजिए। हम उन एडजस्टमेंट्स को पढ़ रहे हैं जैसे कि मैंने भाग की शुरुआत करते हुए ही बता दिया था, जो तलपट के बनने के बाद पता लगी हैं। यदि कोई लाभ या हानि तलपट में पहले ही लिख दी गई है तो इसका मतलब है उसकी दोहरी प्रविष्टि की जा चुकी है, और यदि कोई हानि तलपट के बाहर लिखी हुई है या कोई लाभ तलपट के बाहर लिखा हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि उसकी अभी डबल एंट्री होनी बाकी है। तो जैसे कि उदाहरण ने बताया कि एक डूबत ऋण आपके तलपट में पहले से ही दिया हुआ है तो उसकी प्रविष्टि एक ही बार आएगी, परंतु यदि कोई डूबत ऋण आपके तलपट से बाहर है तो इसका अर्थ यह है कि वह प्रविष्टि 2 बार आएगी। यहां हम यह मान लेते हैं कि अंकित का एक देनदार जिससे 2500 रुपये प्राप्त होने थे दिवालिया हो गया और उससे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका। तो इसे हम कैसे दिखाएंगे? लाभ व हानि खाते में डेबिट साइड पे यह 2500 रुपये डूबत ऋण के नाम से आएंगे, परंतु तुलन पत्र बैलेंस शीट में परिसंपत्तियों की जगह 15,500 रुपये के देनदार 2500 से कम होने के बाद 13,000 के दिखाई देंगे, क्योंकि यह 2500 के देनदार अब दिवालिया साबित हो चुके हैं। तो आपने देखा, आपने एक बार लाभ व हानि खाते की डेबिट साइड को बढ़ाया और एक बार परिसंपत्ति मतलब एसेट को घटाया, एक बार डेबिट को बढ़ाया और एक बार एसेट को घटाया मतलब डेबिट को घटाया। डेबिट का बढ़ना और डेबिट का ही घट जाना आपका डबल एंट्री का संकेत है और इससे तुलन पत्र के योग पर कोई भी प्रभाव नहीं आएगा और इस तरह अंत में तुलन पत्र भी मैच हो जाएगा। तो यह होती हैं एडजस्टमेंट्स जिसमें आपने इतना ध्यान रखना है कि डेबिट और क्रेडिट के योग बराबर चले। और मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, यह वह प्रविष्टियां हैं जो तलपट के बनने के बाद आपके पास पहुंची हैं और इनकी एंट्री आपके वित्तीय विवरण में फाइनल अकाउंट्स में 2 बार आएगी और जो प्रविष्टियां तलपट में हैं उनकी एंट्री सिर्फ एक ही बार
फाइनल अकाउंट्स में दिखाई जाती हैं, जिसके लिए आपने पिछला अध्याय वित्तीय विवरण भाग 1 देखा। आपकी पुस्तक में वित्तीय विवरण के 2 भाग इसलिए दिए गए हैं कि एक जिसमें सिर्फ तलपट की चीज़ें हैं, जिनकी एंट्री सिर्फ और सिर्फ एक बार व्यापारिक खाते, लाभ व हानि खाता या तुलन पत्र में दिखाई जाती हैं, और इस भाग में वित्तीय विवरण भाग 2 में आपको ऐसी प्रविष्टियां दिखाई जा रही हैं, ऐसी एडजस्टमेंट्स दी जा रही हैं जिनका उल्लेख तलपट के बनने के बाद किया जा रहा है, और आपको इन्हें दो बार अपने खातों में दिखाना होगा। तो आपने अपना व्यापारिक खाता, लाभ व हानि खाता या तुलन पत्र वैसे ही बनाने हैं जैसे आप अपने पिछले अध्याय में बना रहे थे, परंतु यदि कुछ प्रविष्टियां तलपट के बाद की आपको प्रश्न में दी जाती हैं तो उनके बारे में खास ध्यान रखना है, जैसे कि आपने इस भाग में और इससे पिछले भाग में सीखा। उनकी प्रविष्टियां दो बार करें। अब हम एक प्रश्न के रूप में इन सभी चीजों को अगले भाग में देखेंगे। तब तक आप सभी विद्यार्थी इन सभी एडजस्टमेंट्स को अपनी पाठ्य पुस्तक से अभ्यास करें, क्योंकि अब आपके पास ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो तलपट के भी हैं और साथ में इन एडजस्टमेंट्स के भी हैं, और इस तरह का प्रश्न सबसे ज़्यादा अंकों के लिए आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो भी प्रश्न इस तरह की एडजस्टमेंट से संबंधित हैं, आप सभी से निवेदन है कि उनका अभ्यास करें। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।